बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं भाई। इफ्रिक वन क्या होता है? हमें ये पता है कि जब हम एक कैसेट ख़रीदते हैं ना, इफ्रिक वन हमें इस्तेमाल क्यों करते हैं वो सब देखते हैं। जब हम एसेट ख़रीदते हैं तो हम कहते हैं पीपीई हमारा जो है पीपीई, ये हमारा हो गया डेबिट, और कैश हम कहते हैं क्रेडिट। कैश होगी क्रेडिट, क्रेडिट। पीपीई एज्यूम करते हैं कि डेबिट हुआ हमारा 100 से, कैश भी कितने से जाएगी 100 से। हम यही करते थे। अब मैं तुझसे ये पूछना चाहूँगा कि ये 100 रुपया क्या है? इस 100 रुपये को मतलब ये क्या चीज़ है इसके अंदर? तो तू कहेगा यार ये जो है ना इनिशियल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, या इसको कह लें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जितने की हमें परचेज़ प्राइस और उसमें ये चीज़ें। इसमें तुझे याद होगा कि इसमें हम कहते हैं परचेज़ प्राइस आ गई, इसमें हम कहते हैं कोई डिस्काउंट मिला तो वो लेस हो जाएगा, इसमें ऐसी चीज़ें। और इसमें एक आ जाती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जब डिसमेंटल करेंगे तब जो पैसे लगेंगे वो भी हम कॉस्ट के हिस्सा बनाते हैं, तुझे पता होगा, ये याद है। और अगर नहीं याद तो मतलब जहन में रख ले कि जब हम एसेट ख़रीदते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं एसेट को, और उसमें जो हमने परचेज़ किए होते हैं वो वाले पैसे जब डिसमेंटल करना होता है, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब डिसमेंटल करना होता है तो एक वो वाली कॉस्ट भी हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पर इफ्रिक वन इससे डील करता है। अब इससे क्या डील करता है? इफ्रिक वन कहता है देखो भाई, डिसमेंटल कॉस्ट जो है ना, ये तुमने देनी है। मतलब आज हम एसेट लेते हैं, हम कहते हैं जी हमने 10 साल बाद जब इसको मतलब उतारना होगा, डिसमेंटल करना होगा, तब हमारे इतने पैसे लगेंगे, ये भी ऐड कर दो। अब तुझे याद होगा मैंने तुझे बताया था कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना फ्यूचर की, तो उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का देख के उसको आज की वैल्यू पे लिखते हैं। हम कहते हैं कि फ्यूचर में जो है हमारे 10 रुपये लगने डिसमेंटल पे। हमने जैसे अभी एग्जांपल में एसेट को लिखा था 100 रुपये का। तो वो एक्चुअली क्या हम कैसे ऐसे लिखते, तो हम ऐसे थे ना। एक्चुअली 100 रुपये में क्या होगा, हम एज्यूम करते हैं परचेज़ प्राइस होगी 90 रुपये, 10 रुपये होंगे डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10 रुपये। तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है, ये इफ्रिक वन कहता है जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ये फ्यूचर में तुमने देनी है, इसको आज प्रेजेंट वैल्यू पे लिखो। इस 10 रुपये को प्रेजेंट वैल्यू पे लिखो, और इसको एज अ प्रोविज़न लिखो। यानी कि एसेट की जो है उसमें ऐड करने के साथ तुम क्या करो, एज अ प्रोविज़न लिखो। ये ओवरऑल मैंने तुम्हें बताया कि बेसिकली है क्या। अब तुझे पता चल गया कि इफ्रिक वन जा किधर है। इफ्रिक वन जा रहा है कि जब हम एसेट ख़रीदेंगे, एसेट ख़रीद के उसको हमने ऐड करेंगे तो उसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट इतने से छोटे से हिस्से से इफ्रिक वन डील करता है, ये पता चल गया। अब यहाँ पर इनको देखते हैं क्या कहता है नोट्स हमें। नोट्स कहते हैं कि देखो IAS 16 में हम ऐसे करते थे कि एसेट को डेबिट कर देंगे, और बस इतनी सी बात है कि हमने एसेट को डेबिट कर देना, ये हमें पता है। फिर IAS 87 कहता है, ये अभी जितना मैं बता रहा हूँ ना ये इनफ होगा, फिर उसके बाद समझने के लिए सारा स्लाइड अलग अलग पढ़ ली, फ़िलहाल ये समझ लें, ठीक है। IAS 37 क्या कहता है? IAS 37 कहता है कि देखो ये जो होता है ना, जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है ये फ्यूचर में आपने देनी होती है, तो आप इसको एज अ प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लो। एज अ प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लो। क्या होगा, होगा क्या कि आप उधर करोगे एसेट को डेबिट। ये जो बात करना चाह रहा है फ्रिक 30 IAS 37 जो बात करना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एसेट को कर दो डेबिट, एसेट को कर दो 90 रुपये से डेबिट है, जो हम एग्जांपल देख रहे थे 90 का एसेट होगा। कैश तुम्हारे पास से निकली 90 रुपये, कैश तुम्हारे पास से इतनी निकल गई, और बाकी जो है ना, बाकी जो रिकॉर्ड करना है वो तुम प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लो। प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लो 10 रुपये से, प्रोविज़न 10 रुपये से रिकॉर्ड कर लो, और एसेट को 10 रुपये से बढ़ा दो। प्रोविज़न क्रेडिट, प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, तो तुम ये इन 10 रुपये को एज ए लायबिलिटी लिख लो। अच्छा, IAS 16 ने हमें सिंपल बात बताई, एसेट के अंदर उसको ऐड कर दो। था IAS 37 आया, उसने कहा कि देखो तुम प्रोविज़न लिख लो जो पैसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, बाकी तुम एसेट लिख लो। इफ्रिक वन ने आगे कहा कि तुम जैसे IAS 37 कह रहे हो वैसे कर लो, तुम इसको प्रोविज़न लिखो, उधर कॉस्ट एसेट को लिखो। अब हमने देख एज्यूम कर हमने 10 साल बाद कॉस्ट लगानी है, तो हम उसको अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे हमने लिखना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे मतलब जब थोड़े पे करके लिखेंगे, यानी कि 10 रुपये हम कहेंगे हमने 10 सालों बाद लगाने हैं, तो आज हम कहेंगे कि जो है इंटरेस्ट रेट 8% है, तो हम कहेंगे इसको निकालो, एज्यूम करते हैं आंसर आ जाता है 2 रुपये। तो वो कहता है तुम क्या करो, आंसर आ गया 2 रुपये। वो कहता है तुम क्या करो, यहाँ पे टाइम लग रहा है, आगे जल्दी से हो जाएगा। वो कहता है तुम क्या करो, एसेट को लिख लो, एसेट को तुम लिख लोगे 90 रुपये से, ठीक है, और किधर साथ दूसरी एंट्री कैश की हो जाएगी।
ठीक है। और फिर वो क्या कहता है, वो कहता है प्रोविज़न तुम रिकॉर्ड करोगे, प्रोविज़न की एंट्री तुम क्या करोगे, तुम एसेट को कर दोगे 2 रुपये से बढ़ा दोगे। और सेकेंडली क्या करोगे, सेकेंडली तुम प्रोविज़न को 2 रुपये से अपनी लायबिलिटी कह दोगे। ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी इधर की बजाय इधर आ गई। अब वो कहता है, इफ्रिक 1 कहता है कि ये 2 रुपये है, जबकि ये 10 रुपये होगी। जब 10 साल बाद करेंगे तो 10 रुपये हो चुकी होगी। तो तुम हर साल इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अनवाइंड करते रहो। यानी कि 2 रुपये को तुम कहो कि 8 रुपये, मतलब 8% रेट है ना, तो तुम 1.8 करते रहो, मतलब 8% से बढ़ाते रहो, करते 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 10 सालों बाद ये 10 रुपये हो चुका होगा। 10 सालों बाद तुम 10 रुपये से कैश अपना लगा के ये ख़त्म कर दोगे और प्रोविज़न को डेबिट कर दोगे। समझ आई या नहीं आई? तुझे सारा ये पता चल गया कि हम एक्चुअली यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे वीडियो रोक के इन तीनों को ना एक दफ़ा सिर्फ देख लें कि ये क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो मार्कअप की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली मार्कअप क्या होता है? मार्कअप तो ये पता है कॉस्ट पे होता है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट की एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रोविज़न जो है बढ़ती रहेगी और साथ प्रोविज़न मतलब बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, साथ फाइनेंस कॉस्ट डेबिट होती रहेगी। अच्छा, ये इसको यहाँ पे रोक लीजिए, जितना समझ आया इतना ही काफ़ी। आगे हम देखते हैं, आगे कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। खुल जा, ये देख फाइल 2 निकाली। फाइल 2 क्या कहती है, वही वो कहती है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग 5 लाख है, 5 साल का टाइम है, रेट ये है, तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालेंगे। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली कि देखो ये एक्चुअली डिसमेंटलिंग कॉस्ट आज होगी। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट पीपीई, जैसे हमने कहा था 2 रुपये से एसेट बढ़ जाएगा, पीपीई बढ़ जाएगा और ये जो है क्रेडिट हो जाएगी, हमें पता था। अब साल गुजरा, अनवाइंड करना है इसको, अनवाइंड करना है। तो यहाँ पे रेट कितना है, 10% रेट है। तो अनवाइंड करेंगे, हम कहेंगे 31046 इंटू रेट क्या है 0.08, इसका अब हमने बढ़ाना है। तो जितना निकलेगा उसको बढ़ा देंगे। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविज़न क्रेडिट। प्रोविज़न क्रेडिट होने का मतलब तो ये पता ना क्या है कि प्रोविज़न बढ़ गई है, यानी कि हमने इसको आज क्या है, हम इसको जब बढ़ाते रहेंगे ना, हम इसको जब बढ़ाते रहेंगे, कितने से बढ़ाया हमने इस दफ़ा, हमने 31046 से बढ़ाया। अगली दफ़ा फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर करते रहेंगे तो 10 सालों बाद ये 5 लाख पूरा हो चुका होगा। आज तो 5 लाख पे लिखना नहीं चाहिए था, आज प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा। 10 सालों बाद इसको अनवाइंड करते रहेंगे कि 10 सालों बाद ये 5 लाख पूरा कम हो जाए। और डेप्रिसिएशन एसेट को हमने जब रिकॉर्ड किया हुआ है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी आएगी, ये साथ उसने डेप्रिसिएशन की बात की हुई है। और ये जो मैंने कहा ना अनवाइंड कर रहे हैं, ये एक्चुअली अनवाइंड कर रहे हैं 0.10% से करके, बस सिर्फ ये है जिसको इसने मार्कअप का नाम दिया, जो कि फाइनेंस कॉस्ट होती है। साथ मार्कअप भी नाम बेशक जेन में रख ले, फाइनेंस कॉस्ट एक्चुअली ये होती है। और उसके बाद हाँ, ये कह रहा है कि ये होता रहेगा टिल यहाँ तक कि जो है प्रोविज़न 5 लाख की हो जाएगी और ये इतने का हो जाएगा। और जब हम कॉस्ट मतलब 10 सालों बाद हमने डिसमेंटल करना है ना, तो जब हम डिसमेंटल करेंगे तो हम कहेंगे कैश हमारे पास से 5 लाख निकल गया, प्रोविज़न 5 लाख की जो हमने अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी वो ख़त्म होगी। कैलकुलेशन में कोई मसला या अभी तक वही है सारा। अगर तुझे मसला हो रहा है कैलकुलेशन में तो फिर इस वीडियो को शुरू से देखी, लॉजिक समझने की कोशिश करें, लॉजिक समझ आ जाए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद रिवीजन इन प्रोविज़न हमने क्या बात की थी, मैंने तुझे बताया था कि एक्चुअल हो क्या रहा है। मैंने तुझे बताया ना IAS 16 कहता है रिकॉर्ड कर लो, हमने रिकॉर्ड करना सीखा हुआ है। 37 आगे कहता है देखो इसको प्रोविज़न रिकॉर्ड करो, प्रोविज़न रिकॉर्ड करना सीख लिया। IAS 31 कहता है कि सॉरी इफ्रिक 1 कहता है जो हम सीख रहे हैं, वो कहता है कि देखो ये जो तुम प्रोविज़न रिकॉर्ड करते हो ना, इसमें कोई कमी बेशी भी हो सकती है, तो उसको भी डील करो, कमी बेशी भी हो सकती है उसको भी डील करो। अब हम वो सीखने जा रहे हैं, अभी पीछे हमने जनरल सारी बातें समझी। अच्छा, कमी बेशी हो सकती है उसको डील कैसे करना है। हमने एसेट जब ख़रीदा होगा IAS 16 में हमने देखा था कि IAS 16 में हमने देखा था कि हम या तो कॉस्ट मॉडल पे करते हैं लिखते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पे लिखते हैं। ठीक है, अगर तो कॉस्ट मॉडल पे लिखा हुआ है तो जैसे जैसे जब बढ़ाएंगे ना, कॉस्ट मॉडल का मतलब ये है कि कॉस्ट बढ़ कम रही है। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर बढ़ी है तो हम एसेट को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट मॉडल पे लिखा हुआ है। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन में डिसमेंटलिंग कॉस्ट बढ़ जाए तो फिर हम एज एन एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस में तो कह देंगे कि एक्सपेंस है, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल है, इसका कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो डिसमेंटल कॉस्ट से इसका ताल्लुक नहीं होगा। समझ आई नहीं आई? कोई पिछला स्लाइड तक समझ आ गई? अब यहाँ वाली जो बात है वो आगे ही देखते हैं। यहाँ पर रिवीजन प्रोविज़न अगर बदल जाए,
वो कहता है पहले तो आप IAS 37 पर रिकॉर्ड कर लेते, जैसे वो कहता है कि देखो इसका प्रोफेशन में रिकॉर्ड कर लो, हमें पता चल गया। उसके बाद चेंज भी हो सकता है, ये मतलब वही जो मैं बोल चुका हूँ, कोई इसमें कोई नई साइंस नहीं है। इफ़ देन वी नीड टू रीमेजर, अगर दोबारा रीमेजर करना पड़ जाए तो क्या होगा? व्हेन एसेट इज़ रीमेजर्ड, तो अब एसेट या तो कॉस्ट मॉडल पे लिखा होगा या रिवैल्यूएशन मॉडल पे लिखा होगा, मतलब ये मैं इससे क्रॉस करूँ कि ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं आ रही। अच्छा, या कॉस्ट पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अच्छा, कॉस्ट पे लिखा होगा तो क्या होगा? मैंने तुझे क्या बताया कि कॉस्ट पे लिखा होगा तो एसेट बढ़ जाएगा रिवैल्यूएशन की। अगर हमने देखा मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि बस सिंपल सी बात है, ये तो समझ आ चुकी होगी, बस मुझे पता नहीं है तो मैं एक दफ़ा कंफर्म कर रहा हूँ कि हमने कहा था 90 का एसेट है। हम जो अपनी जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वैसे ही स्लैंग एग्जांपल, 90 का एसेट है, 10 रुपये डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे करके कहा था 2 रुपये है, तो हमने कहा एसेट है 92 रुपये का। अच्छा, अगर 90 रुपये ये और प्लस इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो 2 रुपये थी ना पहले, हम कहते हैं 4 होगी, तो एसेट कितने का हो जाएगा? 94 का। तो एसेट बढ़ गया तो एसेट को डेबिट कर देंगे और प्रोविज़न को क्रेडिट कर देंगे। पहले 2 रुपये थी, अब हो गई 4 रुपये, 2 रुपये हमने कम लिखा हुआ है, तो प्रोविज़न को जाके क्रेडिट कर देंगे। और वो कहता है कि फिर जब साल गुज़रेगा तो फिर आप क्या करेंगे कि आप साल गुज़रेगा तो आप कहेंगे कि प्रोविज़न, जो प्रोविज़न आपने रिकॉर्ड की हुई है ना, उस प्रोविज़न को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वही जो हम पीछे देख चुके हैं कि हमने उसको बढ़ाना है। तो हम कह देंगे फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और प्रोविज़न क्रेडिट, प्रोविज़न बढ़ती जाएगी क्योंकि बढ़ा के हमने एंड तक लेके जाना है, एंड वैल्यू तक। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने कम की हुई है ना, तो हर साल बढ़ाते रहेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती रहेगी, वही कुछ हो रहा है। उसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी को वाप पीछे लेके आएँ, तो हम जो हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएँ, और प्रेजेंट वैल्यू को हर साल थोड़ा थोड़ा ओपन करते रहें, तो उसे कहते हैं अनवाइंड करना। अच्छा, उसके बाद ये अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये वही एग्जांपल दोबारा दी गई है। अच्छा, अगर कम हो जाए तो एसेट कम हो जाएगा और प्रोविज़न भी कम हो जाएगी, और ये वाला उसी तरह है कि प्रोविज़न बढ़ जाएगी और वो कम हो जाएगा, ये उसी तरह सेम उसी तरह, इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, हर एक जब भी स्लाइड ख़त्म होती है तो तू इसको रोक के स्लाइड एक दफ़ा देख लें कि वो स्लाइड तुझे समझ आती है कि नहीं समझ आती, तो उसी वक्त मुझे मैसेज कर दें। आगे चलते हैं। कॉस्ट मॉडल का क्वेश्चन, अभी हमने कॉस्ट मॉडल ही देखा ना। रिवैल्यूएशन मॉडल में थोड़ी सी गेम आती है, लेकिन कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट मॉडल क्वेश्चन आ गया, हम देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या करना है, कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड डीकमीशन लायबिलिटी 30 जून 2016 के हवाले से तुमने सारी करनी है, ठीक है। और उसने बताया, उसने कहा कैसेट ख़रीदा है 20 साल, ये एग्रीमेंट 20 साल है। 20 साल इसका मतलब ये है कि हमने जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी ना, वो 20 साल पहले पीछे लाना पड़ेगी। मतलब जो हम करते हैं ना 1+r होल पावर -n जो है ना 20 हो गए यहाँ पे। प्लांट कमिंस्ड प्रोडक्शन ऑन 1 जुलाई 2015, कॉस्ट मॉडल पे वो मेजर कर रहा है, ये हमें पता चल गया। इनिशियल कॉस्ट है 6570 और इसमें वो कह रहा है डी कमीशन कॉस्ट ऐड नहीं है, तो डी कमीशन हमें ऐड करनी होगी इसमें, डी कमीशन कॉस्ट ऐड करनी होगी, देखते हैं कितनी। रेजिडुअल वैल्यू उसने बता दी, एक मिनट, उसने डी कमीशनिंग कॉस्ट में हमें बताई हुई है ऊपर शायद, अच्छा नहीं बताई हुई, इधर नहीं बताई हुई, आगे नहीं बताई होगी। डी कमीशनिंग कॉस्ट उसने किधर बताई हुई है? इनिशियल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट डिसमेंटलिंग एट द टाइम ऑफ 780 कॉस्ट कितनी? 6570 प्लस 780 को हम करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, 780 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आके इसको एसेट में लिख देंगे। देखते हैं, 6570 प्लस वर्किंग नंबर वन किधर है, जो उसने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया 780 इंटू इंटरेस्ट रेट 8 है और -20 करके 167, उसने एसेट को बढ़ा दिया, एसेट के रिटन डाउन वैल्यू वो ये ले आया। तो क्वेश्चन करने से पहले, बल्कि जो मुझे पहले बता देना चाहिए था, आप देख ले कि क्वेश्चन का फॉर्मेट इफ्रिक 1 में यही रहेगा, डेट डिस्क्रिप्शन हर दफ़ा, ये हर दफ़ा रिटन डाउन वैल्यू हर दफ़ा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग हर दफ़ा। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो उसमें तुझे पता है रिवैल्यूएशन मॉडल में फिर वो सरप्लस वाला एक आ जाएगा, सरप्लस वाला एक कॉलम आ जाएगा और एक और कॉलम आ जाएगा OCI का, वो हम वहाँ पे जाके देख लेंगे। 2 कॉलम उसमें फालतू आ जाएंगे, ये बाकी 4 इसी तरह आते हैं, ये फॉर्मेट रहेगा ही रहेगा। हमने कॉस्ट प्लांट को डेबिट कर दिया, लिख दिया। अब उसके बाद साल गुज़रा
तो हमने क्या करना है, साल के बाद प्लांट पे डिप्रिसिएशन तो होती है, तो नॉर्मल से बात है। तो हम कहेंगे वर्किंग नंबर 2, हम कहेंगे कि माइनस ये जो कॉस्ट थी 6737 जिस पे हमने किया था ये सारा ऐड करके, ये जो थी ये दोनों को ऐड करके 6737 माइनस रेजिडुअल वैल्यू उसने 320 क्वेश्चन में हमें बताई हुई थी। क्वेश्चन हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था, तो तू भी एक काम करी कि क्वेश्चन करने से पहले ना मतलब पढ़ ली, जब खुद करेगा ऐसे करता ही होगा यकीनन, बस अभी नहीं देखी। तो 320 रेजिडुअल वैल्यू, 320 माइनस 320 कर देंगे, रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन निकाली, डेप्रिसिएशन से रिटर्न डाउन वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन यहाँ से रिटर्न डाउन वैल्यू को उसने कम कर दिया। फाइनेंस कॉस्ट वही अनवाइंडिंग, यहाँ पे सर ने उधर मार्कअप का नाम दे रहे थे, इधर फाइनेंस कॉस्ट का नाम दे दिया ना, तो हमने लिखना फाइनेंस कॉस्ट है। अनवाइंड करना, अनवाइंड कैसे करेंगे, हम कहेंगे कितनी है 167 है, उसको बढ़ाना है। ये हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए हुए हैं ना कि कितनी थी वैसे, टोटल देख, टोटल कितना था 780 को हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए हुए हैं 167 पे, और 8% से हर दफ़ा महंगाई हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका 8% देखते हैं, जिससे हम बढ़ा देंगे 0.08 8%, तो उसका 8% आएगा। ये वर्किंग हुई हुई है, वर्किंग नंबर 3। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और प्रोविज़न इसके लिए क्रेडिट। तो प्रोविज़न जो हमने 167 लिखी थी वो 13 इतने तक आ गई है। अच्छा, उसके बाद जब साल ख़त्म हुआ ना, साल ख़त्म हुआ, रीअसेसमेंट ऑफ प्रोविज़न, साल ख़त्म हुआ 30 जून 16 पे ना हम रीअसेस करेंगे प्रोविज़न रीअसेस का मतलब ये है कि हम कहेंगे कि यार पहले प्रोविज़न थी 167 की, अब हो गई है, इसमें ये ऐड किया है, तो अब प्रोविज़न हो गई है टोटल मतलब जैसे यहाँ पे 157 और ये टोटल 180 हो रही है, टोटल 180 हो रही है, तो हम इस मतलब 13 जो और होगा उसको हमें एसेट में ऐड करना होगा ना, तो वो चल जर्नल एंट्रीज में होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीअसेसमेंट ऑफ प्रोविज़न जो रिकॉर्ड की हुई थी उसको रीअसेस, क्योंकि रीअसेस करना, क्योंकि वो कह रहा है कि वैल्यू रिवाइज़ हो गई है, वैल्यू रिवाइज़ हो गई है 30 जून 16 को रिवाइज़ हो गई है 1021, वैल्यू कहाँ तक पहुँच गया 1021, ये वर्किंग है 1021, एक साल गुजर चुका है, रिवाइज जब भी होगा तो हम पिछले साल पे आ देते हैं, मतलब एक साल कम कर देते हैं। 1021 इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम कहेंगे, इसकी एक मिनट प्रेजेंट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने दे, 1021 इंटू 1.06 होल पावर -19, ये है 337 हमने रिकॉर्ड कितनी की हुई है, हमने रिकॉर्ड की हुई है 167 प्लस 13, 167 शुरू में रिकॉर्ड की थी, 13 दफ़ा बढ़ा दी है हमने, टोटल 180 की हुई है, और अब असल में हो गई है 337, वही जो फ्रिक वन कह रहा था चेंज आएगा तो उसको भी अकाउंट फॉर करना है, तो हमने 180 की हुई है, हो 337 की, तो जितनी नहीं की हुई उतनी रिकॉर्ड कर देंगे, हमने 157 कम की हुई है, तो 157 से हम प्रोविज़न को भी बढ़ा देंगे, उसके बढ़ने से जो है एसेट भी बढ़ जाएगा, एसेट में क्योंकि डेबिट होती है, एसेट बढ़ गया और ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये पूरा क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को देख लें। रिवैल्यूएशन मॉडल में जो 5वीं स्लाइड है इसको बाद में देखें, ये को इतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगा। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है मैं तुझे खुद बता देता हूँ, जो राना ने हमें बताया था उसके मुताबिक। रिवैल्यूएशन मॉडल में ना हमने एसेट अगर बढ़ेगा, सॉरी प्रोविज़न बढ़ेगी, तो उसका एसेट से ताल्लुक़ नहीं होगा, प्रोविज़न बढ़ेगी, अच्छा प्रोविज़न बढ़ी है यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, 10 साल बाद हमें ज़्यादा पैसे देंगे, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा है ना, एक्सपेंस बढ़ा है तो डेबिट और क्रेडिट हमने करना है, क्रेडिट तो हो जाएगी प्रोविज़न, डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट कर लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एसेट नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर कभी भी एसेट नहीं बढ़ेगा, कम हो ज़्यादा हो एसेट रिवैल्यूएशन में नहीं बढ़ता। ये समझ आ गई। अच्छा, अगर हमारे पास OCI पड़ा हो, या ये 16 में देखते रहे ना, अगर OCI पड़ा हो यानी कि हमने प्रोविज़न रिकग्नाइज़ की, एज्यूम कर रहे हैं, सारे फिगर एज्यूम कर रहे हैं, 5 रुपये, 5 रुपये प्रोविज़न रिकग्नाइज़ की, तो थोड़े टाइम बाद प्रोविज़न कम होगी, प्रोविज़न 3 रुपये हो गई, अब 2 रुपये हमारे आ गया, OCI में पड़ चला गया, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में 2 रुपये चला गया, फ़ायदा हुआ ना 2 का, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में चला गया। अब क्या हुआ कि अब प्रोविज़न बढ़ गई है, पहले कितनी थी 3 रुपये हो गया था, 5 से 3 रुपये हो गई थी, 2 रुपये हमारा फ़ायदा हो गया था, और अब प्रोविज़न बढ़ गई, अब प्रोविज़न होगी हम कहते हैं 6 रुपये। तो अब क्या एंट्री होगी,
प्रोविज़न बढ़ गई, प्रोविज़न बढ़ने का मतलब है प्रोविज़न ख़ुद तो क्रेडिट होगी, क्रेडिट तो होगी प्रोविज़न लेकिन एक्सपेंस है, एक्सपेंस अब हमने डेबिट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना चाहिए, लेकिन पहले हम ओसीआई को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे ओसीआई को? क्योंकि अगर पहले फ़ायदा पड़ा हुआ है तो उसको ख़त्म करेंगे। ओसीआई को ख़त्म किया, फिर भी ओसीआई हमारे पास 2 रुपये पड़े हुए थे, 2 रुपये ये ख़त्म किए, टोटल 3 रुपये से बढ़ाया, 2 रुपये ये ख़त्म किया, अब 1 रुपया जो रह गया वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वेश्चन करेगा और बेहतर समझ आ जाएगी। ये जो नीचे स्लाइड है ना, फाइल है, उससे काफ़ी आसानी से मैंने आसान समझाया मतलब। अच्छा, इसी को अपोजिट भी है। अगर प्रोविज़न कम हो जाए, प्रोविज़न कम हो जाए तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा डेबिट होगा प्रोविज़न, प्रोविज़न कम होगी। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होना चाहिए? फ़ायदा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और नुकसान हो तो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। फ़ायदा हो तो हमने देखा था ओसीआई में जाता है, तो ओसीआई क्रेडिट। यही एग्जांपल अभी हमने पीछे देखी थी, मतलब जो हमने पिछले केस में दी है। इसी का ऑपोजिट भी हो सकता है, लॉस होगा, प्रोविज़न तो डेबिट होगी ही होगी, लेकिन अगर ये फ़ायदा हो रहा है ना हमें, पहले का लॉस पड़ा हुआ है तो लॉस किस में पड़ा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। हम उसको ख़त्म कर लेंगे। ये शायद ज़बानी कलामी इतनी बेहतर ना समझ आ रही हो बात, तो इसकी जो मैंने ख़ुद अपने पास लिखा हुआ है उसकी मैं तुझे यहीं पे पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, वो तू मतलब कैमरे में मैं कर रहा हूँ, तो वो तू कर लेगा, समझ लेगा ख़ुद, इसको अच्छी तरह देख लें। बड़ा टॉप क्या है इसका फ़ायदा है, कैमरे का मुझे चेंज करना पड़ेगा यार, कैमरा किधर है? ये इंक्रीज इन प्रोविज़न ये एंट्रियाँ होंगी, डिक्रीज इन प्रोविज़न ये एंट्रियाँ होंगी। 1 और 2 मैंने लगाया हुआ कि पहले क्या होगा फिर सेकेंडली क्या होगा। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, ये जो आखिरी स्लाइड है कोई इतने फ़ायदेमंद नहीं है, क्वेश्चन रह गया। इसका क्वेश्चन थोड़ा हैवी है, इसकी मैं तो ये दे देता हूँ, एक क्वेश्चन हमने सबका छोड़ा हुआ है तो इसका भी एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन सारा मैं बता देता हूँ, तो देख लें, समझ आ जाए, बेशक सॉल्व पूरा ना करें, क्योंकि पहले भी हम जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर दोबारा रिव्यू पाएंगे तो ये सब क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। वो कहता है, आंसर देखते हैं। कॉस्ट 80 रुपये, कॉस्ट यार तुम किधर आ गए थे, कॉस्ट 80 रुपये और प्रोविज़न 3.85। प्रोविज़न वैसे 10 रुपये, लेकिन हमने प्रेजेंट वैल्यू पे निकाली 3.855, तो प्रेजेंट वैल्यू पे 3.85 प्रोविज़न लिख ली, कॉस्ट भी लिख ली, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिख ली, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, ये बढ़ा दिया तो जब मैं करना होता है, और इन दी एंड 3136 तक, यानी कि यहाँ तक जो अंडरलाइन हो चुका है ना, रिटन डाउन वैल्यू, यहाँ तक सारा हमने मतलब वही पिछले वाला किया, कोई मसला नहीं हुआ हमें। यहाँ पर तुम देख रहे कि ये एक कॉलम फालतू बना हुआ है, रिवलेशन सरप्लस का, प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा, उसके बाद अगला साल शुरू होगा जी। अगला साल शुरू हुआ तो हमने ना शुरू में वही सबसे पहले जो हमने डेप्रिसिएशन लेनी होती है, हमने डेप्रिसिएशन ले ली, डेप्रिसिएशन ली, हो गया सब कुछ, फाइनेंस कॉस्ट ली, हो गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी कम करना होता है, तुझे पता ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी कर लिया। रिवैल्यूएशन सरप्लस जितना हमारे पास था उसको हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले आएगा फिर कम होगा ना, अभी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया ही नहीं है। तो ये एंट्री है इधर, उसने कहा कि प्लांट की वैल्यू ना बढ़ गई है, उसने यहाँ पे कहीं बताया हुआ है कि प्लांट 70 पे पहुँच गया, ठीक है। प्लांट पहले हमने कितने पे लिखा था? हमने लिखा था प्लांट को 82 पे, लेकिन उसमें 2 दफ़ा डेप्रिसिएशन हुई, 2 दफ़ा डेप्रिसिएशन होने के बाद उसकी वैल्यू काफ़ी कम रहेगी। तो फिर जब 2 रुपये रिवैल्यूएशन हुई ना, तो 2 रुपये 92 पैसे से बढ़ा और प्लांट 70 पे चला गया, ये रिवैल्यूएशन में चला गया। रिवैल्यूएशन हो तो रिवैल्यूएशन को भी हम फिर कम करते हैं, तुझे पता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो 2 रुपये 92 पैसे वो हम इसमें ले गए, और रिटर्न डाउन वैल्यू साल ख़त्म हुआ। अगला साल डेप्रिसिएशन होगी, फाइनेंस कॉस्ट होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी जाएगा। फिर साल ख़त्म हुआ, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, फिर रिवैल्यूएशन हुई, अब लॉस में चला गया। तो पहले हमने पिछला वो 292 जो था, जो रह गया था, उसको ख़त्म किया, उसके बाद बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, नुकसान। और रीअसेसमेंट ऑफ प्रोविज़न, यानी कि जब क्वेश्चन पढ़ेगा तो ये समझ आ जाएगा, सारा क्वेश्चन पढ़ ले। और ये उसके बाद एंड पर एंट्रीज बताई हुई हैं, तो क्वेश्चन पढ़ेगा यहाँ तक ना, 24 मिनट हुआ ना, इसको तू कम से कम यहाँ तक पहुँचने में, मैं चाहता हूँ कि तुझे घंटा लगे, तू पहुँचेगा तुझे पता चल जाएगा। अगर तो घंटा लगता है ना यहाँ तक पहुँचने में,
तो यकीन करिए तुझे अगला समझ आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि घंटा लगने में मैं इससे कह रहा हूँ कि हर फाइल करने के बाद तू रोकेगा और फिर तू समझेगा, उसको पिछले को करेगा, फिर यहाँ तक आएगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर तू सिर्फ सुनता हुआ आएगा फिर ऑब्वियस से मुश्किल होगी कि फिर मैंने को इतना वो नहीं पढ़ाया। मैंने दोनों फैक्टर्स को जहन में रखा है, एक ये कि तू पहले पढ़ चुका है, दूसरा ये कि ये बहुत आसान चीज़ें हैं, और तीसरा ये कि मतलब टाइम का भी।